हयात अपने बाबा जान के सामने खड़ी थी। चेहरे पर नाराजगी और आंखों में बचपने से भरी जिद थी। बाबा जान, अब लाला को समझाइए, वो मुझे बाहर खेलने से क्यों मना कर रहे हैं। 15 साल की मासूम हयात ने कमर पर हाथ रखकर अपना विरोध जताया, जबकि रिजवान साहब ने अपनी लाडली बेटी को प्यार भरी नज़रों से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मेरी लाडो परी, लाला सही कह रहे हैं, अब तुम बड़ी हो रही हो और सारे गांव वाले भी यही कहते हैं कि हयात अब बड़ी हो गई है। लेकिन तुम तो अब भी बच्चों की तरह बाहर खेलती रहती हो। ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है और तुम्हारी इज्जत के साथ परिवार की इज्जत भी तो जुड़ी हुई है ना। और सबसे बड़ी बात, मेरी प्यारी सी बिटिया रानी, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारी चिंता में परेशान हो जाते हैं। अपने बाबा जान की बात पर हयात ने मुंह बना लिया और गुस्से से बोली, नहीं बाबा जान, मैं घर में कैद होकर नहीं बैठ सकती, मेरा दम घुटता है, मैं जाऊंगी बाहर, खेलूंगी भी अपनी सहेलियों के साथ। आप लाला को समझाइए, आप मेरे बाबा जान हैं। वो मेरे बाबा जान नहीं, वो मेरे लाला हैं और सिर्फ लाला ही रहेंगे। उसने नाक फुलाकर अपनी बात पूरी की और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि रिजवान साहब अपनी मासूम सी बेटी की जिद देखकर बस मुस्कुराकर रह गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मुस्तकीम काम से वापस आया तो उसने हयात को अपनी सहेलियों के साथ बाहर उछल कूद करते देखा था। ये नज़ारा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तुरंत वहां पहुंचा और हयात को डांटकर अंदर ले आया। तब से हयात गुस्से से भरी बैठी थी। अब अपने बाबा के सामने उसका धैर्य जवाब दे चुका था। हयात, जो कि सिर्फ 15 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मासूम और प्यारी लगती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे काले बाल उसके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। गांव वाले अक्सर कहते थे कि वो किसी परी जैसी लगती है। वो अपने बाबा की लाडली और अपने भाइयों की जान थी। पूरे गांव में उसे परी कहा जाता था। हर घर में उसका जिक्र होता, क्योंकि हर कोई उससे स्नेह करता था। हयात थी ही इतनी प्यारी कि हर दिल उसकी मासूमियत और हंसी का दीवाना हो जाता, और इससे बढ़कर वो अपने परिवार की जान थी। यही प्यार और सुरक्षा की भावना थी जिसके कारण उसके भाई मुस्तकीम ने उसे बाहर खेलते देख डांटा था। वो अपनी बहन को हर बुरी नज़र से बचाना चाहता था। हयात भले ही अभी बचपन की दहलीज पर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने उसे पूरे गांव में खास पहचान दी थी। उसकी हंसी और मासूम हरकतें सबको पसंद थीं। लेकिन अब जब वो बड़ी हो रही थी तो वो उसकी हिफाजत करना चाहता था। इतवार का दिन था और सब घर में मौजूद थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से हयात ने भी बाहर जाने की हिम्मत न की थी। वो जानती थी मुस्तकीम के गुस्से का सामना करना आसान नहीं। बेशक वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका गुस्सा उसके प्यार पर भी भारी पड़ता था। हयात जानती थी कि मुस्तकीम का हुक्म टालना मुमकिन नहीं। वो अपने बाबा के पास बैठी दुनिया जहान की बातें कर रही थी। उनकी बातों में हंसी खुशी का माहौल था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई तो दोनों चौंक गए। हयात की अम्मी नूर बेगम भी कमरे से बाहर आ गईं। दस्तक की तीव्रता से चिंता महसूस हो रही थी। रिजवान साहब दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक आदमी शैदा घबराया हुआ खड़ा था। उसकी सांसें फूली हुई थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रिजवान भाई, मुस्तकीम ने बड़ी हवेली के लड़के को मार दिया है, शैदा ने घबराए हुए लहजे में कहा। अब आप लोगों में से कोई नहीं बचेगा। उसने शहबाज खानजादा के छोटे भाई का कत्ल कर दिया है। मुस्तकीम तो गया, अब आप लोग भी अपनी खैर मनाइए। या अल्लाह, अब हमारे गांव पर कहर टूटेगा। आपके लड़के ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि बड़ी हवेली वाले अब अपना कहर गांव वालों पर बरसाएंगे। ये कहकर शैदा तेजी से वहां से चला गया। रिजवान साहब शैदा की बातें सुनकर सन्न रह गए। वो अब इस बात से जमे खड़े थे। उनके दिमाग में ढेरों सवाल घूम रहे थे, लेकिन जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। मुस्तकीम ने ये क्या कर दिया? क्या शैदा जो कह रहा था वो सच था? क्या सच में मुस्तकीम ने बड़ी हवेली के लड़के की जान ले ली? ये ख्याल उनके दिलो दिमाग में गूंज रहा था। पीछे खड़ी हयात और नूर बेगम की हालत भी कुछ अलग न थी। उनकी आंखों में डर और दिलों में बेबसी थी। तीनों पर जैसे स्तब्धता छा गई थी और भय के कारण उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। शहबाज खानजादा गांव का सरदार और गद्दी का वारिस, जिसका दबदबा पूरे इलाके में था। उसके भाई का कत्ल कोई मामूली बात नहीं थी। पूरे गांव में एक डर की लहर दौड़ गई थी। रिजवान साहब की आंखों में आंसू थे। उनके कदम लड़खड़ाने लगे। मुस्तकीम ने ये क्या कर दिया? उन्होंने खुद से सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नूर बेगम की हालत भी कुछ अलग न थी। वो गहरी सांसें ले रही थी, जैसे हवा के बिना दम घुट रहा हो। या अल्लाह,
क्या हमारी ज़िंदगी अब बर्बाद हो जाएगी? उनके होंठों से बेख्तियार ये दुआ निकली। हयात, जो हमेशा शरारतों में मशगूल रहती थी, आज खामोश खड़ी थी। उसकी मासूमियत आज किस डरावने सच के आगे फीकी पड़ गई थी। रिजवान साहब को समझ नहीं आ रहा था कि मुस्तकीम कहाँ है। ये सवाल उनके दिल को चीर रहा था। उन्होंने अपने होश संभालने की कोशिश की और नूर बेगम की तरफ देखा, जो खामोशी से दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। हमें मुस्तकीम को ढूंढना होगा। उन्होंने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। गांव के लोग, जो अब तक इस खबर से बेखबर थे, जल्दी ही इस हादसे की खबर सुनकर रिजवान साहब के घर की ओर आने लगे। हर कोई जानता था शहबाज खानजादा का गुस्सा क्या कयामत ला सकता है। गांव के माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जो हर बीतते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। हयात, जो अपनी मासूमियत और सादगी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी, आज खामोशी से खड़ी थी। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर डर के बादल छा गए थे। बड़ी बड़ी आंखें, जो हमेशा चमकती रहती थीं, आज आंसुओं से भरी हुई थीं। वो अपने भाई के लिए दुआ करने लगी कि किसी तरह ये मुसीबत उनके घर से दूर हो जाए। घर में हर तरफ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में गहरी बेचैनी छुपी हुई थी। रिजवान साहब, नूर बेगम और हयात, तीनों के दिलों में एक सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? समय का पहिया धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन गांव के माहौल में एक बेचैनी थी। मुस्तकीम को तलाश किया जा रहा था, मगर वो कहीं नहीं मिल रहा था। शहबाज खानजादा ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मुस्तकीम को हथकड़ी लगाकर पेश किया जाए, मगर मुस्तकीम घर में होता तो मिल जाता। रिजवान साहब ने हाथ जोड़ दिए थे और हयात अपनी माँ के पीछे छिपकर कांप रही थी। वो ये समझने से कासिर थी कि उसके घर पर ये कयामत क्यों टूट पड़ी है। पूरा गांव उनके खिलाफ हो चुका था और वजह भी गंभीर थी। मुस्तकीम ने किसी और का नहीं, बल्कि शहबाज खानजादा के छोटे भाई का खून किया था, जिसे शहबाज अपना बेटा मानता था। गांव के सरदार के भाई का कोई मामूली बात नहीं थी। पंचायत 2 दिन बाद बुलाई गई और गांव वाले फैसले के इंतजार में थे। पंचायत के लिए चारपाइयां बिछा दी गईं और लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। रिजवान साहब, नूर बेगम और हयात वहां पहुंच चुके थे। सबकी नजरें उस रास्ते पर जमी थी जहां से शहबाज खानजादा की गाड़ियां आने वाली थीं। हयात अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरी हुई ये मंजर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा अपराध कर सकता है। रिजवान साहब भीतर ही भीतर जल रहे थे। वो मुस्तकीम को पकड़कर खुद सजा देना चाहते थे। उन्होंने कई बार मुस्तकीम को समझाया था कि अपने गुस्से पर काबू रखे, लेकिन मुस्तकीम ने कभी उनकी बात नहीं मानी थी। हमेशा वो गुस्से का शिकार रहता था और आज उसका अंजाम सबके सामने था। थोड़ी देर और बीती कि अचानक 4 गाड़ियां पंचायत के पास आकर रुकीं। देखते ही देखते उन गाड़ियों से कई गार्ड हथियार लिए बाहर निकले और सबसे कीमती काली गाड़ी से 28 साल का मर्दाना पर्सनालिटी का पैकर शहबाज खानजादा नीचे उतरा। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी और गले में मर्दाना चादर डाली हुई थी। वो मर्दाना वकार और शान का जीता जागता नमूना था। उसे देखकर किसी शहजादे का ही गुमान हो रहा था। चेहरे पर उदासी थी, लेकिन आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों पर सिलवटें पड़ी थीं। जो हमेशा खुद को संवार कर रखता था, आज बहुत बिखरा हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही शहबाज पंचायत के दायरे में दाखिल हुआ, सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए। उसने एक नज़र पूरे मजमे पर डाली और फिर नूर बेगम के पास डरी सहमी खड़ी हयात को देखकर एकदम चौंक गया। न जाने कितनी यादें थीं जो उसके दिमाग के पर्दे पर लहराने लगी थीं, और उन यादों में उसका छोटा सा भाई अरमान भी झिलमिलाने लगा था। हयात और अरमान की तस्वीर आपस में गुड़मुड़ होने लगी थी। अगले ही पल शहबाज खान की आंखों में एक चमक आई थी और होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई योजना बन गई हो। कुछ सोचकर जैसे वो शांत हो गया था। धीरे से आंखें बंद करके वो मन ही मन अरमान से बोला था, मेरे भाई, तुम जहाँ भी होगे यकीनन अच्छी जगह होगे, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे जाने के बाद भी वो तुमसे किया हुआ वादा जरूर निभाएगा। वहाँ मौजूद कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि शहबाज खानजादा ने चुटकियों में क्या फैसला कर लिया है। शहबाज खानजादा पंचायत के बीचों बीच पहुंचकर अपनी सबसे ऊंची जगह पर बैठते हुए गुस्से से भरी आवाज में ऐलान करते हुए बोला, पंचायत शुरू की जाए। उसके शब्दों की गूंज से जैसे पूरा माहौल हिल गया था। उसके हुक्म पर पंचायत की कार्यवाही फौरन शुरू हो गई। रिजवान साहब अचानक खड़े हुए और शहबाज के कदमों में गिर गए। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज़ कांप रही थी और उनके शब्द जैसे टूटकर बाहर आए थे। हमने कुछ नहीं किया सरदार, हम बेगुनाह हैं। हम तो बस एक छोटे से किसान हैं जो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारा कोई कसूर नहीं। जिसने आपके भाई को मारा वो तो पहले ही भाग चुका है। हम आपको रोकने वाले कौन होते हैं? उसके साथ जो करना है कर लीजिए।
जो गुनाह उसने किया है उसकी सजा तो मैं खुद भी अपने हाथों से उसको देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको उसे सजा देने से नहीं रोकूंगा। रिजवान साहब की इल्तिजा ने पूरी पंचायत में गमगीन खामोशी फैला दी। वो रो रहे थे और उनकी आवाज़ में इतनी बेबसी थी कि हर कोई उनकी तकलीफ महसूस कर रहा था। हयात ने अपनी नम आंखों से अपने पापा को देखा। शहबाज खानजादा ने रिजवान साहब की बातों को सुना और एक पल के लिए आंखों में गहरा क्रोध भरकर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को भी आसानी से तबाह कर सकता हो। उसने गुस्से से भरे हुए लहजे में जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो? हम क्या करें? क्या हम अपने भाई का खून ऐसे ही बह जाने दें? नहीं रिजवान साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मैं दिल को नरम कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरे भाई का कातिल नहीं पकड़ा जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शहबाज की आवाज़ तेज होती जा रही थी और उसका गुस्सा उसकी पूरी पर्सनालिटी में घुल चुका था। मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मुस्तकीम नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बेटी हयात मेरे साथ रहेगी। उसके शब्दों में इतनी सख्ती थी कि पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें शहबाज पर जमी थीं और उसकी बात सुनकर हर कोई चौंक गया था। शहबाज ने आगे कहा, अभी इसी वक्त तुम्हारी बेटी का निकाह मुझसे किया जाएगा ताकि महरम और ना महरम की बात ही ख़त्म हो जाए और ये लड़की मेरे काबू में आ जाए। मैं इसे अपनी बीवी बनाऊंगा। जब तुम्हारी बेटी मेरी कैद में पल पल तड़पेगी तब तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एहसास होगा तुम कितनी बड़ी गलती कर चुके हो। मरने वाले पर उनका परिवार जल्दी ही सब्र कर लेता है, लेकिन जीते जागते लोगों की तकलीफ सहन नहीं कर पाता, और यही तकलीफ मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया था। खून के बदले खून, जो इस गांव की एक पुरानी परंपरा थी जो हमेशा शहबाज खानजादा के उसूलों के खिलाफ रही थी, आज वही इंसान इस रस्म के जरिए अपनी मर्जी से लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता था। ये बात पंचायत में मौजूद हर इंसान के लिए हैरानी का कारण बन गई थी। रिजवान साहब एक बार फिर रोकर गिड़गिड़ाने लगे, सरदार ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बड़ी ही मासूम है। मेरी बेटी अभी बहुत कम उम्र है। आप तो हमेशा इस रस्म के खिलाफ रहे हैं, फिर आज ये क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज़ कांप रही थी। उनके दिल में ये डर पहले से था कि पंचायत कहीं बनी का फैसला न सुना दे, मगर उन्हें उम्मीद थी शहबाज खानजादा इस रस्म के खिलाफ है, इसलिए उनकी बेटी को कुर्बान नहीं किया जाएगा। मगर उन्हें ये नहीं पता था जो शख्स पाबंदियां लगाता है, जब वो खुद उन्हें तोड़ने पर उतर आए तो सब तबाह कर देता है, और यही आज उनके साथ हो रहा था। हमें माफ़ कर दीजिए शहबाज जी, हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया। नूर बेगम जो इस पूरी स्थिति में बेचैन खड़ी थी, उनका हाल भी कुछ कम नहीं था। आंखों में आंसू थे और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, सरदार खानजादा, हम आपसे एक इल्तिजा करते हैं, हमारी बेटी को बख्श दीजिए, हमें इस जिल्लत और रुसवाई से बचा लीजिए। वो बच्ची अभी नादान है, उसे कुछ समझ नहीं है, वो हमारे लिए बहुत कीमती है, आप उस पर ये जुल्म मत कीजिए सरदार। नूर बेगम की आवाज़ में इतना दर्द था कि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान का दिल बेपरवाह नहीं रह सकता था। दूसरी तरफ हयात का चेहरा दर्द से सफ़ेद पड़ चुका था, वो कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे वो किसी भी वक्त बेहोश हो जाएगी। आंखों में गहरी बेचैनी थी, हाथ थरथरा रहे थे और वो अपनी माँ के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके अंदर बसे डर से कोई बच नहीं सकता था। उसे एहसास हो चुका था अब उसका वजूद कभी भी शहबाज की मिल्कियत बन सकता है। वो सोच रही थी, क्या मुझे इस जुल्म का सामना करना पड़ेगा? क्या मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ यही होगी? पंचायत में हर तरफ खामोशी छा गई थी। सबकी नज़रें हयात और शहबाज खानजादा पर जमी थीं। वो लम्हा इतना भारी था जैसे वक्त ने भी खुद उसका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन रिजवान साहब और नूर बेगम का विरोध बेकार गया। पंचायत में शहबाज खानजादा की बात को अहमियत दी गई और तुरंत ही निकाह के इंतजाम कर दिए गए। जो लड़की कल तक सबको हंसाती थी, आज जारो कतार रो रही थी और अपने भाई को शिद्दत से याद कर रही थी। मगर उस मासूम को ये नहीं पता था, अगर उसका भाई अभी यहाँ पर आ भी गया तो सिर्फ मौत ही उसका मुकद्दर बनेगी। पंचायत का माहौल गमगीन और बोझिल था। पूरे मैदान में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर शख्स का दिल जोरों से धड़क रहा हो और हर नज़र शहबाज खानजादा और हयात पर टिकी हो। हयात की आंखों में खौफ था और दिल तेजी से धड़क रहा था। शरीर के हर हिस्से में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। वो अपनी माँ के करीब खड़ी थी, पूरी तरह से कांप रही थी, दिमाग भटक रहा था। दिल में हजारों सवाल थे, मगर जुबान से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। वो सोच रही थी, क्या मैं इस गंदी रस्म का हिस्सा बनने जा रही हूँ? क्या मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं बची? शहबाज खानजादा, जो हमेशा खुद को सही और समझदार समझता था,
आज कैसी बेरहमी का मुजाहरा कर रहा था। उसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी, लेकिन चेहरे पर बेजारी भी थी, जैसे उसे इस काम में कोई खुशी नहीं मिल रही हो। वो पंचायत के बीच में आकर खड़ा हो गया और फिर उसने रिजवान साहब और नूर बेगम की तरफ एक ठंडी नज़र डाली, जिनकी आंखों में बेबसी और गम साफ नजर आ रहा था। आज ही तुम्हारी बेटी का निकाह मुझसे होगा, शहबाज खानजादा ने ऊंची आवाज में कहा, और उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि सुनने वालों के दिलों में चुभ गई। उसने हयात की तरफ देखा, जिसकी आंखों में दुनिया भर का डर भरा हुआ था। उसके लिए ये लम्हा सह पाना मुश्किल हो रहा था, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो रही हो। पंचायत के बुजुर्गों ने सर झुका लिया और फौरन ही निकाह की रस्म शुरू हो गई। एक बुजुर्ग मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन हयात के दिल की धड़कनें उन अल्फाजों में घुल चुकी थीं। उसकी आंखों में एक और डर की लहर दौड़ गई। वो बेतहाशा कांप रही थी। शहबाज खानजादा ने अपनी जगह पर खड़े होकर हल्का सा झुककर दस्तखत किए और फिर हयात ने कांपते हाथों से साइन कर दिए थे। निकाह मुकम्मल होते ही शहबाज खानजादा ने रिजवान साहब की तरफ देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, अब तुम्हारी बेटी मेरी बीबी है। फिर उसने हयात की तरफ देखा। बिना हालात की परवाह किए उसने हयात की कलाई पकड़ी और उसकी खूबसूरत गिरे आंखों में झांकते हुए कहा, वेलकम टू हेल। ये कहते ही उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा, जबकि हयात एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे। वो अपनी माँ की तरफ आंसू भरी आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो अपने माँ बाप से जुदा हो रही है। कल तक जो हयात गली मोहल्लों में बच्चों के साथ खेलती थी, आज वो एक सरदार की बीबी बन चुकी थी, मगर पसंदीदा नहीं, एक नापसंद और जबरन थोप दी गई बीबी, जिसकी ज़िंदगी अब सिर्फ तकलीफ और जुल्म सहते हुए गुजरने वाली थी। गाड़ी तेजी से हवेली की तरफ बढ़ रही थी और उसके अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। वक्त वक्त हयात की सिसकियां उस गाड़ी में गूंज रही थीं। हयात पिछली सीट पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। उसका दिल डर और बेबसी से भरा हुआ था। उसका सुर्खो सफ़ेद चेहरा रोने की वजह से और भी लाल हो चुका था। वो हर पल यही सोच रही थी कि इस अजाब से किस तरह बच सकेगी। उसे पता था जो कुछ भी होने वाला है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक लम्हा होगा। शहबाज खानजादा खामोशी से सामने देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो या फिर शायद कुछ महसूस ही न कर रहा हो। उसके चेहरे पर गंभीरता और बेजारी की अजीब सी झलक थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन भी था। गाड़ी के पीछे 3 और गाड़ियां थीं जो गार्ड से भरी हुई थीं, बेसाए की तरह सरदार के पीछे पीछे चल रही थीं। उनके चेहरों पर भी वही सख्ती और बेरहमी थी जो उनके मालिक के चेहरे पर थी। गाड़ी आखिरकार हवेली के बड़े पोर्च में जाकर रुकी। एक झटके के साथ गाड़ी रुकते ही शहबाज ने हयात को बाजू से पकड़कर बाहर खींच लिया। हयात के कदम लड़खड़ा गए। वो तड़प कर बोली, सरदार माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। आप तो बेगुनाह को सज़ा नहीं देते, आप तो बहुत अच्छे हैं, फिर आज मुझे सज़ा कैसे दे दी? उसकी आवाज़ में बेतहाशा दर्द था, आंखों में इल्तिजा थी और लहजे में मासूमियत थी। लेकिन शहबाज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो जानता था अगर उसने हयात की तरफ एक बार भी देख लिया तो जो वो करना चाहता था वो किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगा। शहबाज ने उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधे हवेली के बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाए। उसके हर अंदाज में ठंडापन झलक रहा था जो उसकी पूरी शख्सियत पर हावी था। बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते ही उसने हयात को अंदर धकेल दिया। उसे इस बात का एहसास भी न हुआ कि इस अंधेरे बेसमेंट में वो अकेली कैसे रहेगी। वो बस जो करना चाहता था वो कर गुजरा था। सरदार प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हयात चीख रही थी, लेकिन शहबाज ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। बेसमेंट की दीवारों पर घुटन सी छाई हुई थी। अंधेरे में सब कुछ धुंधला लग रहा था। हयात की चीखों से बेसमेंट की दीवारें गूंज रही थीं, लेकिन उन चीखों का कोई असर न हुआ। शहबाज ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक भारी सा ताला लगाकर चाबी अपनी कमीज की जेब में डाल ली। उसने आखिरी बार उस अंधेरे बेसमेंट को देखा और फिर बेरुखी से वापस मुड़ गया। बाहर निकलकर उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थीं, लेकिन उसने उन आंसुओं को छुपाने में कामयाबी पा ली। मुझे माफ़ कर देना अरमान, शायद मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी है। तुमसे वादा जो किया था कि मैं उस लड़की को किसी और का नहीं होने दूंगा, वो सिर्फ तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। मैंने उसे अपने नाम के साथ जोड़ा जरूर है, लेकिन हमेशा तुम्हारी अमानत समझकर उसकी हिफाजत करूंगा। हवेली के अंदर कदम रखते ही दादी, अम्मी जान, बाबा, चाचू, चाची सब उसके पास आ गए। उनके चेहरों पर सवाल ही सवाल थे।
पंचायत के फैसले के बारे में जानने की बेचैनी उनके हर अंदाज से जाहिर हो रही थी। शहबाज, पंचायत में क्या फैसला हुआ? दादी अम्मा ने चिंता से पूछा। लेकिन शहबाज ने उन सबको नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसने किसी से कोई बात नहीं की। उसके दिमाग में वही बेसमेंट का मंजर था जहां हयात की सिसकियां अब भी गूंज रही थीं। पीछे बेसमेंट में हयात जारो कतार रो रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेबसी थी। वो अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी कि उसकी ज़िंदगी में ये सब कैसे आ गया। वो अंधेरे में बैठी अपने आंसुओं के साथ खो चुकी थी। उसकी आंखें दर्द और डर से बंद हो रही थीं और वो बस यही दुआ कर रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए और ये अजाब ख़त्म हो जाए। लेकिन वो मासूम ये नहीं जानती थी, अब चाहे कोई भी चमत्कार हो या कोई भी कहे टूटे, वो अब कभी भी शहबाज खानजादा की कैसे रिहा नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को किसी और को देने का आदी नहीं था। शहबाज खानजादा अपने कमरे में खामोशी से दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर गिर सा पड़ा। उसने अपना सिर सोफे की पीठ से टिका लिया और आंखें मूंद लीं, लेकिन उसे वो सुकून न मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसकी आंखों के कोने भीगने लगे और आंसू गालों पर बह निकले। कमरे की खामोशी में उसके दिल का शोर गूंज रहा था, वो शोर जिसे सिर्फ वही सुन सकता था, जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। सबके सामने मजबूत दिखने वाला शहबाज इस वक्त तन्हाई में अपनी कमजोरियों के साथ जारो कतार रो रहा था। उसके दिमाग में गुजरा वक्त वापस लौट रहा था। वो दिन जब अरमान उसके पास आया था, जैसे कल की ही बात हो। सुबह का वक्त था जब 20 साल का अरमान हमेशा की तरह चमकते चेहरे के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ था। लाला, उसने प्यार भरी आवाज़ में पुकारा था। शहबाज ने नींद में ही जवाब दिया, अरमान, सोने दो जाना। अरमान ने हंसते हुए उसका माथा चूमा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। लाला, एक बात बतानी है, एक चीज़ दिखानी है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। शहबाज ने आंखें खोलीं। अरमान नीली पैंट और सफ़ेद शर्ट में सजा बेहद खूबसूरत लग रहा था। शहबाज ने प्यार से उसका चेहरा थपथपाया और पूछा, बोलो क्या बात है? अरमान ने चमकती आंखों के साथ मोबाइल उसके सामने किया। लाला, दिल को भा गई है ये लड़की। तस्वीर में हयात अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। शहबाज ने हैरत से पहले अपने छोटे से भाई अरमान को देखा और फिर तस्वीर देखी और फिर संजीदा से लहजे में बोला, अरमान, ये तुम किन राहों पर चल पड़े हो? अपनी उम्र देखी है और अभी से इश्क लड़ाने चले हो? भाई, इश्क सोच समझकर तो नहीं किया जाता ना, बस हो जाता है। मेरा दिल भी इस लड़की पर आ गया है। लेकिन अरमान, तुम अभी छोटे हो और ये लड़की भी अभी बहुत मासूम और कम उम्र है। ये कोई वक्त नहीं है और ना ही कोई उम्र है तुम दोनों की शादी की। जानता हूँ लाला, लेकिन मोहब्बत करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने सोच लिया है जब भी शादी करूँगा इसी लड़की से करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नाम हो जाए। आप कुछ ऐसा करें लाला कि मेरी और इसकी मंगनी हो जाए। उसके बाद मैं घर वालों की बात भी मान लूँगा। पढ़ने के लिए लंदन चला जाऊँगा। तब तक मुझे ये सुकून रहेगा कि हयात मेरी है। वापस आकर मैं इससे शादी कर लूँगा। अरमान की आंखों में ढेर सारे जुगनू चमक रहे थे, जबकि शहबाज खानजादा हैरत से अपने छोटे भाई को देख रहा था, जिसकी नज़र में वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था, आज इतना बड़ा हो गया था कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था, वो भी इतनी सीरियसली। अरमान, वो तो ठीक है, लेकिन ये रिश्ता बेजोड़ नहीं है। ये तो एक मामूली किसान की बेटी है। तुम इससे शादी करना चाहते हो? अरमान ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, लाला, आपके भाई को इश्क हो गया है। अगर इसे न पाया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। पहली बार किसी को दिल दिया है और मुझे यकीन है आप मुझे ये खुशी ज़रूर देंगे। अरमान की मासूम मोहब्बत भरी इल्तिजा ने शहबाज के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। उसने अरमान के गाल थपथपाते हुए कहा, ठीक है, ये तेरी हुई। मैं कुछ ही दिन में घर वालों से बात करके तुम्हारी और इस लड़की की मंगनी करवा दूंगा। आप खुश? लाला, आप घर वालों को मना तो लेंगे ना? अरमान की आंखों में शायद बेयकीनी थी। भाई पर विश्वास नहीं है? वादा किया है तुमसे और अपने भाई का वादा पत्थर की लकीर समझो। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, इसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती, समझे? भाई की तसल्ली देने पर अरमान की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने चमकती आंखों से शहबाज को देखा और कहा, लाला, मैं इसे इतना खुश रखूंगा कि इसकी आंखों में कभी कोई गम ना आएगा। जैसे वो इस तस्वीर में मुस्कुरा रही है, हमेशा वैसे ही मुस्कुराती रहेगी। ये कहकर वो हंसता हुआ अपने कमरे की तरफ भाग गया था। शहबाज ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और खुद से बोला, ये हमेशा तुम्हारी ही रहेगी अरमान। मगर ये खुशी कितनी देर तक टिक पाई शहबाज नहीं जानता था। उसकी आंखों में वही मंजर ताज़ा था जब हयात के भाई मुस्तकीम ने अरमान को मार कर भाग गया था। वो लड़की जो अरमान की मोहब्बत थी अब उसकी दुल्हन बन चुकी थी।
ये सोचते ही शाहबाज के दिल पर जैसे खंजर चल गया। क्यों अरमान, क्यों चले गए सबको यूं रोता हुआ छोड़कर? तुम्हारे भाई ने वादा किया था इस लड़की को तुम्हारा बनाकर रहूंगा, लेकिन आज देखो तुम्हारी खातिर तुम्हारा भाई इस लड़की को अपने निकाह में लेकर आया है। जानते हो क्यों? वो इसलिए ताकि इस लड़की पर कोई दूसरा आकर हक न जता सके, इसे उंगली से भी न छू सके, कोई इस पर मैली नज़र न डाल सके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये लड़की तुम्हारी थी। अरमान को याद करते हुए उसकी चीखें कमरे की खामोशी को चीरते हुए गूंजी थीं। इतनी जोरदार चीख थी कि नीचे लॉन्च में बैठे हर इंसान घबरा उठा था। सब ने एक दूसरे को आंसू भरी नज़रों से देखा, क्योंकि सब जानते थे शहबाज खानजादा अपने भाई से कितनी मोहब्बत करता था। ये चीख उसके दिल का दर्द थी, उसकी बेबसी की पुकार थी। नीचे बैठे सभी लोगों ने शहबाज की चीख सुनी थी, लेकिन कोई भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। सब जानते थे इस वक्त शहबाज को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। दादी अम्मा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से दुआ मांगी, या अल्लाह हमारे शहबाज को सब्र दे दे। शहबाज खानजादा ने अपने आंसू पोंछे। उसके दिल में एक नई ताकत जाग उठी। आंखों में वही इंतकाम की चिंगारी थी जो पंचायत में थी। अब वो जानता था उसे अपने भाई के कातिल को ढूंढकर उसे इंसाफ के कटघरे में लाना होगा, चाहे इस राह में उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसने जानबूझकर हयात को बेसमेंट में रखा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो हयात को हवेली में लाता तो उसके घरवाले कुछ ही पलों में उसे जुल्म के पहाड़ तोड़कर रख देते। उसकी अपनी सगी माँ उस मासूम सी लड़की को इतनी बेदर्दी से जुल्म करती कि कोई भी होता तो तरस खा लेता, मगर उसके घर वालों को रहम नहीं आता। वो गांव का सरदार था, मगर वो उन जालिम सरदारों जैसा नहीं था। वो हर किसी की मदद करता था, हर गरीब को अपना भाई मानता था और हर ज़रूरतमंद के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाता। गांव वालों को वो अपनी जनता नहीं बल्कि अपना परिवार मानता था। यही वजह थी कि अरमान उस पर जान छिड़कता था। अपनी हर बात हर राज वो अपने लाला से ही कहता था, और हयात के लिए अपने दिल की बात भी सिर्फ शहबाज खानजादा के सामने ही कबूल की थी। यही वजह थी कि शहबाज खानजादा इस समय बेहद तकलीफ में था। वो चाहकर भी हयात को दर्द नहीं दे सकता था, क्योंकि वो उसके भाई का इश्क थी और अब उसकी बीबी थी। वो मर सकता था, मगर हयात पर आँच नहीं आने दे सकता था। रात के गहरे सन्नाटे में शहबाज खानजादा अपने कमरे में लंबा वक्त गुजारने के बाद आखिरकार रात 8 बजे के करीब घर से बाहर निकला और फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गया। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके जाते ही हयात पर क्या कयामत टूटने वाली थी। शहबाज के निकलते ही रुबीना बेगम यानी उसकी माँ अपने कमरे से बाहर निकली। उनके हाथ में बेसमेंट के ताले की डुप्लीकेट चाबी थी। नौकरों ने उन्हें पंचायत के फैसले की खबर सुना दी थी। उन्होंने अपनी चादर ठीक की और 2 नौकरानियों के साथ सीधा बेसमेंट की ओर बढ़ गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा कदम उठाने जा रही हों। बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने नौकरानी को चाबी थमाई और हुक्म दिया कि ताला खोल दिया जाए। ताले के खुलने की आवाज़ बेसमेंट में गूंजी तो हयात, जो दीवार से टिकी बेसुध बैठी थी, अचानक होश में आ गई। रुबीना बेगम ने तुरंत लाइट जलाने का हुक्म दिया। पल भर में बेसमेंट रोशनियों से भर गया। रुबीना बेगम रौब से अंदर दाखिल हुई। उनके कदमों की गूंज हयात के दिल को हिला रही थी। हयात घबराकर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे, आंखें सूजी हुई थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। वो इतनी डरी हुई थी जैसे किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। रुबीना बेगम उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। हयात को समझ पाती या कुछ बोलती उससे पहले ही रुबीना बेगम का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। हयात लड़खड़ा गई। रुबीना बेगम ने उसके बालों को जोर से पकड़ लिया और चीखते हुए बोली, तू क्या समझी थी? अगर तुझे इस बेसमेंट में कैद कर दिया गया तो तू बच जाएगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे भाई ने मेरे बेटे को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर किया है। इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं दूंगी। हयात की चीखें बेसमेंट में गूंजने लगीं। वो रुबीना बेगम के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगी। अल्लाह के लिए रहम करें, मैं बेगुनाह हूँ। मगर रुबीना बेगम के दिल में बदले की आग धधक रही थी। मार के साथ साथ हयात की चीखें और तेज होती गईं, लेकिन रुबीना बेगम को रहम न आया। जब उन्हें लगा कि अगर और मारा तो हयात सह नहीं पाएगी, तब जाकर वे रुकीं। उन्होंने हयात को बालों से खींचते हुए कहा, जब तक तुझे तड़पाऊंगी नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। तेरा भाई मेरे बेटे को छीन कर भागा था, अब मैं तुझे ऐसे तड़पाऊंगी जैसे वो तड़पा था। ये कहते ही उन्होंने हयात को एक आखिरी टोकर मारी और गुस्से में बेसमेंट से बाहर चली गईं। पीछे पीछे नौकरानियों ने बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। हयात ज़मीन पर पड़ी कर दर्द से करा रही थी।
उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, दिल में खौफ था और आंखों में आंसू। वो अपनी तकदीर पर रो रही थी। उसे नहीं पता था अभी और कितने दुख सहने बाकी थे। रात के घने अंधेरे में शहबाज खानजादा तेजी से हवेली की तरफ बढ़ रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, रुबीना बेगम ने क्या किया होगा। जब वो फार्म हाउस में बैठा सिगरेट सुलगा रहा था तभी एक फ़ोन कॉल ने उसे फ़ौरन हवेली लौटने पर मजबूर कर दिया था। उसके नौकरों ने सब बता दिया था कि मालकिन अभी अभी बेसमेंट में गई थी और वहाँ से हयात के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। ये खबर सुनते ही शहबाज को लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। उसे ही सुनकर बहुत तकलीफ हुई थी। वो जिस चीज़ से डर रहा था वही हो चुकी थी। गाड़ी के टायरों की तेज चरमराहट के साथ वो हवेली के पोर्च में पहुंचा। बिना किसी देर के वो सीधे बेसमेंट की ओर भागा। दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा खुला उसकी नज़रें हयात पर पड़ी, जो ज़मीन पर सिकड़ी सिमटी बैठी थी और आंसू बहा रही थी। किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही हयात ने अपना सिर उठाया और सामने देखा। फिर डरी हुई नज़रों से शहबाज को देखने लगी। शहबाज की निगाह उसके चेहरे के जख्मों पर गई, जहाँ चोटों और खून के निशान साफ दिख रहे थे। दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। वो उसकी तरफ बढ़ा मगर हयात डरकर पीछे हट गई और कोने में सिमट गई। सरदार, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। शहबाज एक पल के लिए रुका मगर फिर दोबारा आगे बढ़ा। जब वो हयात के करीब पहुंचा तो हयात डर से अपना चेहरा घुटनों में छुपा गई। तभी अचानक शहबाज ने अपना रुमाल निकाला और फिर बड़ी नरमी से उसके होठों से खून साफ करने लगा। उसका दिल बेचैन था मगर चेहरे पर सुकून का नकाब था। हयात ने आंसू भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। वो हैरान थी। जिससे वो डर रही थी वही उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। आप तो मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ लेकर आए थे ना, तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? हयात की आवाज़ कांप रही थी। शहबाज ने चुपचाप उसके बिखरे बालों को संवारा और उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया। हयात आश्चर्य और उलझन के साथ उसे देखती रही। वो कुछ कहती इससे पहले ही शहबाज ने बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेसमेंट से बाहर निकल आया। हयात अविश्वास से शहबाज के चेहरे को देख रही थी। उसे इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रात की गहरी खामोशी में शहबाज उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसकी गोद में सिमटी हयात चुपचाप उसके चेहरे को देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। कमरे में पहुंचकर शहबाज ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके जख्मों की तरफ बढ़ा। हयात ने कांपते हाथों से शहबाज का हाथ पकड़ लिया। आप मुझ पर रहम कर रहे हैं, मगर क्यों? शहबाज ने एक पल के लिए उसकी बात सुनी, फिर धीरे से उसका हाथ छोड़ा और जख्मों पर मरहम लगाने लगा। छोटे बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते और बड़ों की बातें आराम से मान लेते हैं, वही अच्छे बच्चे होते हैं। अभी आराम करो, सुबह बात करेंगे, उसने नरमी से कहा। मरहम लगाने के बाद शहबाज ने हयात को फिर से बाहों में उठाया और प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। जैसे ही वो उठने लगा हयात ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार। शहबाज ने हल्की मुस्कान के साथ उसके होठों पर उंगली रख दी और उसे चुप रहने का इशारा किया। कोई भी बात नहीं करनी, चुपचाप सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? ये कहते हुए शहबाज ने कमरे की लाइट बुझा दी। फिर वो खामोशी से अपने स्टडी रूम की ओर चला गया, दिल में एक तूफान लिए हुए मगर चेहरे पर वही सुकून का नकाब था। पीछे लैंप की रोशनी बुझते ही हयात भी धीरे धीरे नींद की गहराइयों में समा गई। सुबह की हल्की रोशनी ने कमरे में एक नरम सी चमक फैला दी। जब दरवाजे पर दस्तक से हयात की आंख खुली, वो घबराकर उठ बैठी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। दरवाजे के बाहर किसी औरत की तेज आवाज़ ने उसकी घबराहट को और बढ़ा दिया। हयात ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा कि तभी अचानक शहबाज खानजादा, जो अभी बिना शर्ट के था, अपने स्टडी रूम से बाहर आया। उसने हयात को इशारा किया कि वापस लेट जाए और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते ही सामने दादी जान खड़ी थी, जो गुस्से से भरी नज़रों से उसे देख रही थीं। ये सब क्या है शहबाज? तुम एक कातिल की बेटी को अपनी बीवी बना रहे हो? उनकी आवाज़ में सख्ती और नाराज़गी थी। शहबाज ने दादी जान के कंधे पर नरमी से हाथ रखा और गंभीर लहजे में बोला, हम कभी कातिल की बेटी को अपनी बीवी नहीं बनाते, और रही बात कातिल की तो वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, आप परेशान मत हो। मैं अपने भाई का बदला लेना अच्छे से जानता हूँ। आप नीचे जाइए और नाश्ते का इंतजाम करवाइए और ख़ासकर अम्मी जान को बुलाने का हुक्म दीजिए कि ये आदेश खुद सरदार का है। शहबाज के लहजे में ऐसा अधिकार था कि दादी जान, जो बहस करने के इरादे से आई थी, चुप हो गईं। उन्हें पता था कि सरदार के आदेश को टालना
मुमकिन नहीं था। उन्होंने सिर हिलाया और वापस मुड़ गईं। उनके जाते ही शहबाज ने गहरी सांस ली और कमरे में लौट आया। सामने ही बेड पर हयात डरी सिमटी बैठी थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान आई थी और वो उसके सामने ही बेड पर बैठ गया। इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो नीचे चलते हैं, उसने नरमी से कहा और खुद वॉशरूम चला गया। हयात उठी, मगर उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर उठी थी। रुबीना बेगम की मार का असर उसके चेहरे हाथों पर साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद शहबाज तैयार होकर बाहर आया। उसने काली शलवार कुर्ता और कंधे पर स्किन कलर की एक शॉल डाल रखी थी। जाओ मुंह धो लो, फिर हम नीचे चलेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि तुम मेरी कौन हो, शहबाज ने आम से लहजे में कहा। मगर हयात का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराहट छुपाते हुए वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए। आईने में खुद को देखते हुए हयात ने सोचा, दुनिया में कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो अपनी अच्छाई को एक नकाब में छुपा कर रखते हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, जैसे उसे शहबाज की शख्सियत में एक पनाह मिल गई हो। वापस आकर उसने देखा शहबाज सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आई, शहबाज उठकर खड़ा हुआ और न जाने किस भावना में उसने नरमी से हयात के बिखरे बालों को संवारना शुरू कर दिया। हयात झेंप गई और धीरे से बोली, मैं खुद कर लूँगी। मगर शहबाज ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद ही उसके बाल ठीक कर दिए और फिर उसकी कलाई पकड़कर नीचे की ओर बढ़ गया। हयात ने तुरंत अपना दुपट्टा सही किया और डाइनिंग टेबल पर जैसे ही शहबाज और हयात कमरे में दाखिल हुए, सारे घर के बड़े खड़े हो गए। हयात ने डरी हुई नज़रों से इधर उधर देखा और जब उसकी नज़र रुबीना बेगम पर पड़ी तो उसका जिस्म कांपने लगा। उसे लगा जैसे वो मौत के दरवाजे पर खड़ी हो। शहबाज ने नरमी से हयात की कलाई थामी और उसकी आंखों में देखा, जैसे यकीन दिला रहा हो कि वो यहाँ महफूज है। रुबीना बेगम की आंखें हयात पर जमी थी, मगर शहबाज के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। शहबाज ने एक ठहराव भरी आवाज़ में कहा, हयात अब इस घर का हिस्सा है और कोई इसे तकलीफ नहीं देगा। उसके शब्दों से पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हयात ने खुद को शहबाज के करीब महसूस किया, जैसे वो एक मजबूत दीवार हो जो उसके हर दर्द से उसे बचा सकती हो। गुस्से से कांपती रुबीना बेगम अचानक गुस्से से चिल्लाई, अपने भाई के कातिल की बहन को तुम इस घर का हिस्सा बना रहे हो? शहबाज, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उनका लहजा गुस्से से कांप रहा था। जब अचानक शहबाज की नज़रें उनसे टकराईं, उसने ठंडी मगर सख्त आवाज़ में कहा, इस वक्त आप मुझसे शहबाज खानजादा के तौर पर नहीं, बल्कि सरदार शहबाज खानजादा के तौर पर बात करें। ये मेरा हुक्म है कि हयात को इस घर का हिस्सा माना जाए। अगर किसी ने उस पर गलत हाथ उठाया, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़, तो मैं इस इंसान को कड़ी सज़ा दूंगा, चाहे वो मेरा बाप हो, मेरी माँ हो या फिर मेरी दादी हो। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। किसी बेगुनाह को सज़ा देना मुझे नहीं सिखाया गया। मेरे दादा ने कहा था हमेशा इंसाफ से काम लेना, तभी उन्होंने ये गद्दी मुझे सौंपी थी। अगर ये गद्दी मुझे न दी होती तो आपके दिल में जो आता वो आप हयात के साथ कर सकती थीं, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं करेंगी। ये कहकर उसने अपने पापा की ओर देखा जो चुपचाप खड़े थे। फिर वो अपनी जगह की ओर बढ़ा जहाँ घर का मुखिया बैठता था। उसके लिए अलग कुर्सी रखी गई थी। उसने अपने बराबर में हयात को बिठाया और ख़ुद उसके लिए नाश्ते की प्लेट लगाने लगा। सब लोग हैरान थे। शहबाज खानजादा, जिसने कभी अपनी प्लेट खुद नहीं बनाई थी, आज एक मामूली सी लड़की के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। हयात भी हैरान थी। वो समझ रही थी कि जिस तरह से रुबीना बेगम ने उस पर हाथ उठाया था, उसी तरह शहबाज भी उसे मारेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी किस्मत कैसे अचानक बदल गई थी, उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। मुस्तकीम की तलाश हर तरफ की जा रही थी, लेकिन हयात की फिक्र शहबाज खानजादा के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वो अब शहबाज के कमरे में ही रहती थी। वो उसके बेड पर सोती, जबकि शहबाज स्टडी रूम में जाकर सो जाता था। वो सुबह जाता और शाम को लौटता था। इस दौरान हयात ज़्यादातर उसके कमरे में ही रहती थी, क्योंकि उसे बहुत डर लगता था। आज भी वही एक आम सा दिन था। शहबाज डेरे पर बैठा हुआ था जब अचानक उसकी माँ का फ़ोन आया। उसने हैरानी से फ़ोन देखा। कई दिनों बाद उन्होंने उसे कॉल किया था। घर पर भी वो ठीक से उनसे बात नहीं कर पा रहा था। उसने कॉल रिसीव करके कान से लगाई तो दूसरी तरफ उसकी माँ की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत बोली, तुम्हारी हयात, जिसे तुम इस घर का हिस्सा कहते हो, उसने तुम्हारी माँ का हाथ जख्मी कर दिया है। उसने कहा है कि वो मुझे इस घर से निकलवा देगी। उसका कहना है कि जब मेरा शौहर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कहाँ हो शहबाज, वापस आ जाओ।
अपनी माँ की तड़पती आवाज़ सुनकर जैसे शहबाज का खून खौल उठा। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो माँ थी उसकी, अपनी माँ की तकलीफ को वो कैसे सहन कर सकता था। लेकिन अगले ही पल वो चौंक भी गया था कि हयात ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो बेहद मासूम थी। इन दिनों में उसने देख लिया था, वो सिर्फ 15 साल की एक भोली भाली बच्ची थी जिसे इतनी समझ और अकल भी नहीं थी। लेकिन वो कुछ सोचकर अपनी जगह से उठा और हवेली की ओर बढ़ गया। शहबाज खानजादा हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वो सीधा बीच के हॉल में पहुंचा और जोर से गरजा, हयात फौरन यहाँ आओ। उसकी गूंजती आवाज़ ने पूरे घर में सनसनी फैला दी। हर किसी को लगा कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। नौकर और घर के लोग इकट्ठा हो गए। सबके दिलों में डर था कि शायद शहबाज हयात को आज सजा देने आया है। कमरे में छुपी हयात डर के मारे कांप रही थी। धीरे धीरे वो बाहर निकली। शहबाज जो हॉल में खड़ा था सामने का मंजर देखकर दंग रह गया। हयात के जले हुए हाथ और जख्मी चेहरे को देखा तो एक पल के लिए उसकी पूरी दुनिया रुक गई। उसका दिल पत्थर हो गया। आंखों में अफसोस और हैरानी थी। जो शख्स अपनी माँ के कहने पर हयात को सजा देने आया था अचानक ठहर गया। ये सब किसने किया? उसने खुद को काबू में रखते हुए हयात के करीब जाकर पूछा। उसकी आवाज़ में नरमी थी। हयात जो कांप रही थी अचानक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और शहबाज के सीने से लग गई। और जैसे ही हयात का नरम वजूद शहबाज खानजादा के चौड़े सीने से टकराया था, उसकी धड़कनें बेहिसाब धड़क उठीं। ये एहसास, ये जज्बात उसने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। वो भले उसूल पसंद सरदार था, लेकिन उतना ही सख्त मिजाज और गुस्से वाला था। आज तक उसने कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था। शायद ये पहला एहसास था जो उसे हयात से मिला था। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए हयात को बाजू से पकड़कर खुद से दूर किया था। हयात, रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे हाथों और चेहरे पर जख्म कैसा? उसकी हिचकियाँ बढ़ती गईं और फिर बताने लगी कि कैसे रुबीना बेगम ने उसे बेवजह मारा और उसका हाथ भी जला दिया। रुबीना बेगम ने सफाई देने की कोशिश की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये झूठी मक्कार चालबाज लड़की है। पहले इसने मेरा हाथ जलाया और फिर तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए इसने थोड़ा सा अपना हाथ जला लिया। देखो, मेरा हाथ भी जला हुआ है। उन्होंने अपने हाथ में बंधी पट्टी शहबाज की तरफ बढ़ाई, लेकिन शहबाज की नज़रों में ऐसा गुस्सा था कि वो एक पल में ही चुप हो गई। वो जानती थी कि शहबाज सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि इंसाफ से काम लेता है। शहबाज के अंदर जैसे एक तूफान उठ चुका था। शहबाज ने तुरंत फैसला कर लिया कि हयात को अब इस हवेली में नहीं रहने देगा। उसने एक नौकर को बुलवाकर आदेश दिया कि शहर में उसका बंगला फौरन तैयार करवाया जाए। उसने उसी वक्त गांव की सरदारी की गद्दी अपने बाप के हवाले कर दी, ये कहते हुए कि जब मैं किसी मासूम के साथ इंसाफ नहीं कर सकता तो मुझे इस गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं। उसने हयात का जरूरी सामान पैक करवाया और उसे साथ लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो जानता था गांव में हयात सुरक्षित नहीं है। शहबाज के लिए अब ये जिंदगी दोहरी हो गई थी। वो गांव में भी रहता और शहर में भी जाता था, लेकिन उसने हयात को बचाने की हर संभव कोशिश की थी। यहाँ आकर हयात को जैसी एक नई जिंदगी मिली थी। उसने हयात का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और ख़ुद उसकी पढ़ाई का ख्याल रखता था। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करता था और हयात भी उसे अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात पनपने लगे थे, लेकिन समझने और कहने से दोनों ही परे थे। जब भी दोनों एक दूसरे के करीब आते तो दिल धड़क उठता था, चेहरे पर रंग बिखर जाते। दोनों अपनी अपनी हालत से बेखबर थे, शायद जानबूझकर या फिर अनजाने तौर पर, क्योंकि वो हयात के करीब आकर उसके साथ कोई भी रिश्ता बनाना नहीं चाहता था। अभी वो बहुत कम उम्र और मासूम थी। अगर वो ये गलती कर जाता तो शायद ज़िंदगी भर खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और हयात ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसका बीए का फर्स्ट ईयर था। वो 17 साल की हो चुकी थी जब एक रात अरमान उसके सपने में आया था, जो उसके घुटने पर सर रखे कह रहा था, लाला, हयात को मुझसे ज़्यादा खुश और सुरक्षित कोई रख ही नहीं सकता। ऐसा मेरा मानना था, लेकिन जब से आप उसकी ज़िंदगी में आए हैं हयात खुश रहने लगी है। उसे हमेशा ऐसे ही खुश रखना, कभी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। शहबाज एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा था। आसपास कहीं भी अरमान नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। अरमान की बात का मतलब समझकर और कुछ अपने दिल की हालत से मजबूर होकर वो एक फ़ैसला ले चुका था। पहले उसका इरादा था कि कभी हयात के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करेगा, हमेशा अरमान की अमानत समझकर उसकी हिफाजत करता रहेगा। लेकिन जो रंग उसने हयात के चेहरे पर देखे थे, जो चमक खुद के लिए वो हयात की आंखों में महसूस करता था,
वो समझ चुका था हयात उसे पसंद करने लगी है। वो इस रिश्ते की शुरुआत चाहती है शहबाज से, और वो उसे खुद से दूर रखे उदासी और तन्हाइयों के हवाले करके उसे दुख नहीं दे सकता था। हमेशा हमेशा अपनी शरीके हयात बनाकर उसे उसका हक देकर, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। वो हयात के 18 साल के होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो उसके साथ एक सच्चा और मजबूत रिश्ता बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई जुल्म हो। घर वालों ने कई बार उसे दूसरी शादी के लिए कहा था, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता था। वो जानता था कि उसकी वफ़ा सिर्फ हयात के लिए है। उस दिन भी वो हयात को इंग्लिश ग्रामर समझा रहा था, लेकिन हयात का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। बार बार उसका मन शहबाज खान की जादू भरी पर्सनालिटी में अटक रहा था। शहबाज ने भी उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर ली थीं। हयात, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। मुझे नहीं पढ़ना, उसने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों क्यों नहीं पढ़ना तुम्हें? आखिर मैंने पढ़कर करना ही क्या है? आपने तो वैसे ही मुझसे कहा था जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो आप मुझे मेरी मर्जी का फैसला लेने का हक दे देंगे। हाँ, तो अभी तुम 18 की हुई तो नहीं हो ना? हो जाऊंगी। 5 दिन बाद मैं पूरे 18 साल की हो जाऊंगी। ओह अच्छा। शहबाज खानजादा ने अपनी शरारती निगाहें उस पर जमाई थीं। लेकिन मेरे लिए तो तुम अब भी एक मासूम सी छोटी सी शरारती बच्ची ही हो। वो शरारती अंदाज में बोला था। आप मुझे बहला रहे हैं, हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते। हयात, कैसी बातें कर रही हो आज? अगर मैं तुम्हें पसंद न करता तो घर वालों को छोड़कर तुम्हें यूँ शहर में नहीं रखता। वो तो आप बहुत अच्छे हैं ना, किसी पर जुल्म होते नहीं देख सकते, इसीलिए। वो अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पढ़ाई से क्या दिक्कत है? वही तो, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी? क्यों, तुमने कहाँ जाना है? आपने फैसला लेने का हक मुझे दिया था ना, तो मैं अपने अम्मी बाबा के पास चली जाऊंगी हमेशा के लिए। और उसकी बात पर शहबाज का दिल जैसे डूब सा गया था। तुम अपने अम्मी बाबा के पास क्यों जाओगी? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, और जो लोग हमसे प्यार करते हैं हमें उनके पास ही रहना चाहिए। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? नहीं करते। अगर प्यार करते होते तो यूँ मुझसे दूर न रहते। मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, भले ही हालात कैसे भी रहे थे, लेकिन आपने मुझे 3 बार कबूल किया था, पूरी पंचायत के सामने। फिर भी आप मुझसे एक दूरी बनाकर रखते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। आज वो अपने दिल की सारी बातें कर रही थी, और शहबाज ने गहरा सांस लिया था। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो उसके कहने का मतलब समझ चुका था। मुंहजोड़ जज्बात उसके दिल में मचल रहे थे। वो उनको सुकून देना चाहती थी। शहबाज ने गहरा सांस लेते हुए अपने और उसके बीच पड़ी किताबों को समेटकर दूसरी साइड रखा था, और अगले ही पल उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे खींचकर अपने करीब किया था। जबकि उसकी इतनी सी संगत पर हयात का दिल जोरों से धड़क उठा था। चेहरा जज्बात की शिद्दत से लाल हो गया था। होंठ काँप कर रह गए थे। धड़कनें शोर मचा रही थीं। उसके कांपते वजूद को महसूस करते हुए शहबाज खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अभी तो तुम्हें मेरा साथ चाहिए था, और अब इतना सा पास आने पर तुम्हारी ये हालत हो गई। जबकि अब हयात से और ज़्यादा बर्दाश्त हो ही नहीं सकता था। वो तड़प कर शहबाज के सीने में दुबक गई थी। दिल की धड़कती बेचैन धड़कनों को सुकून भी तो आपकी बाहों में ही मिलता है। अच्छा लगता है मुझे जब आप मेरे पास होते हैं, मेरे सामने होते हैं। मैंने नहीं जाना गांव वापस, अपने अम्मी बाबा के पास। हमेशा आपके साथ रहना है। अचानक ही शहबाज को अपनी गर्दन पर कुछ गीला सा महसूस हुआ था। उसने चौंक कर हयात का चेहरा ऊपर किया। वो रो रही थी। अगले ही पल उसने अपने होठों से उसके आंसुओं को चुन लिया था। मैं भी तुम्हें खुद से दूर भेजना नहीं चाहता, हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। रही बात तुम्हारे करीब आने की, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जब तुम मेरी पत्नी बनी उस वक्त तुम बहुत मासूम थीं, इस लायक नहीं थीं कि मैं तुमसे कोई रिश्ता बनाता। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, और आज जबकि खुद तुम्हारी इच्छा है, तो अब मैं खुद तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते कहते उसने आगे बढ़कर उसके नरम होठों को अपने होठों की कैद में लिया था, और धीरे धीरे उसके नरम गुदाज होठों की नरमी चुराने लगा। कुछ देर बाद वो उसके होठों का रसपान करके अलग हुआ। दोनों की सांसें तेजी से चल रही थीं। दिल की धड़कनें शोर मचा रही थीं। साइड लैंप को ऑफ करता हुआ वो उस मासूम सी गुड़िया को अपनी बाहों में ले चुका था। उसके नरम वजूद की नरमी को महसूस करते हुए वो अपने होंठ उसकी नरम धड़कनों पर लेकर आया था, और जब उसकी धड़कनों को उसने पर्दे से आज़ाद किया तो उस खूबसूरती को महसूस करके वो जज्बात की शिद्दत से मचल उठा था।
उसने बेखुद होकर अपने होंठ उन नरम धड़कनों पर रखे थे और हयात बेचैन होकर तड़प उठी थी। होंठों से मदहोश सिसकियां निकली थीं, जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थीं। धड़कनों से होता हुआ वो नीचे की तरफ जा रहा था। जज्बातों का तेज तूफान था जो दोनों तरफ से उठ रहा था। हयात भी कम बेचैन नहीं थी। शहबाज खान की मोहब्बत को पाने के लिए वो खुद बेचैन होकर शहबाज खान से लिपट गई थी। रात धीरे धीरे पिघल रही थी और दोनों की मोहब्बत अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपने रिश्ते की नई शुरुआत की थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की थी। उसने बहुत ही प्यार से उसे छुआ था, क्योंकि वो जानता था वो बहुत नाजुक है और वो उसे कोई तकलीफ देना नहीं चाहता था। और जब एक मर्द वफा करता है तो उसकी मिसाल दी जाती है। और आज शहबाज खान की संगत पाकर हयात पूरी हो चुकी थी। उसके तड़पते दिल को सुकून मिला था और शहबाज खान, जो पिछले 3 सालों से हयात से दूरी बनाते हुए रोज एक नई आजमाइश का शिकार होता था, आज उसमें समाकर सुकून पा चुका था। शहबाज खानजादा ने अपनी वफा की मिसाल कायम कर दी थी। वो हयात के लिए एक रहबर बन गया था, एक साया जो हर दुख दर्द से उसे बचाने का इरादा रखता था। शहबाज खानजादा ने आखिरकार मुस्तकीम की तलाश छोड़ दी थी, क्योंकि वो शख्स को क्या सजा देता जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। उसे पता था कि मुस्तकीम जानता था कि उसकी बहन बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आया, इसीलिए उसने उसको माफ़ कर दिया था। शहबाज हर शुक्रवार को अरमान की कब्र पर जाता था। वहां बैठकर बताता कि उसने हयात को सुरक्षित रखा है और बहुत खुश भी रखा है। वो उसके घर में है और अब बहुत सुकून से है। वो उसकी कब्र के पास बैठकर हर छोटी बड़ी बात करता था। शहबाज को खुद नहीं पता था कि ये हयात के लिए क्या थी, लगन थी, मोहब्बत थी या कुछ और, लेकिन अब वो हयात को अपने दिल में कैद कर चुका था और वो अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता था। और फिर हयात उसकी बीवी थी, भला वो उसे खुद से दूर कैसे कर सकता था। वो हयात को उसके माँ बाप से मिलवाने भी ले गया था। ये 3 साल हयात के माँ बाप ने किस तरह गुजारे थे, ये वही जानते थे। हालांकि फ़ोन पर हयात के अपने माँ बाप से बात होती रहती थी, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि बदले के तौर पर ले जाने वाला इंसान उनकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से हयात को शहबाज खान के साथ खुश देखा तो उनके दिलों में सुकून उतर गया था। शहबाज खान के घर वालों ने भी दिल पर पत्थर रखकर हयात को अपनी बहू स्वीकार कर ही लिया था और हयात के लिए तो बस शहबाज खान का प्यार ही काफ़ी था, जो उस पर टूट कर बरस रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।